अगर आप NISM सीरीज 8 या NISM सीरीज 13 यानी इक्विटी डेरिवेटिव्स या कॉमन डेरिवेटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो एक रैंडम एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू मिल जाता है तो उसे ट्राई करते हैं। लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने दिनों का NISM की ट्रेनिंग देने का और बाकी स्टूडेंट से फीडबैक लेने का, वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं या जो क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है, आज हम इस वीडियो में ऐसे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करता चलूं, ताकि ये एक सिंपल ब्लैंड एमसीक्यू ना रहे, ये एक लर्निंग लेक्चर बन जाए। तो चलिए एमसीक्यू के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन डेरिवेटिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अज्यूम द शेयर प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट 1000 रुपीज इन कैश मार्केट एंड अ पर्सन विशेस टू बाय द शेयर बट डज नॉट हैव मनी, so he borrows 1000 at the rate of 6% per annum and hold the share for 1 year, and in that year he expects the company to give 200% dividend on its face value of rupees 10, that is dividend of 20 rupees. His cost of carry is। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि कैश की प्राइस चल रही है 1000 रुपीज़, आपको डिविडेंड मिला है यानी आपकी इनकम हुई है 20 रुपीज़, और क्योंकि आपने इस 1000 को बोरो किया है आपको इस पे इंटरेस्ट देना है, दैट इज 6% पर एनम, दैट इज 60 रुपीज़। अब ये 60 कहाँ से आया? 100 रुपीज़ में 6%, 6 होता है तो 1000 में कितना होगा? 60 होगा। तो अब आप देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी कैसे निकली। कॉस्ट ऑफ कैरी निकलती है आपके एक्सपेंस माइनस योर इनकम। ठीक है, तो आपका एक्सपेंस है 60, आपकी इनकम जो कि है डिविडेंड 20, सो द करेक्ट आंसर इज 40। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40। क्वेश्चन नंबर 2, नितिन एंड मुकेश एंटर्ड इनटू अ बाइलैटरल एग्रीमेंट। अब देखिए, जब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं तो मैंने किसको हाईलाइट किया है? मैंने हाईलाइट किया है बाइलैटरल को, यानी ये दो लोगों के बीच में है। तो अगर आप NSAM दे रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, उसमें से वन ऑफ द थिंग इज दिस। मैंने मार्क कर लिया है बाइलैटरल, दो लोगों के बीच में है, नितिन के और मुकेश के, where Nitin agrees to pay 100 kg of rice at 40 rupees per kg from Mukesh. After 6 months from now, the price of rice fell down to 30 rupees per kg। 40 रुपए में सौदा डन हुआ था, वो प्राइस गिर के अब कितनी आ चुकी है? 30। नितिन परचेज 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम मार्केट, यानी उसने धोखा दे दिया, उसने परचेज नहीं किया क्योंकि क्योंकि नितिन को सस्ते पे मिल रहा था, ठीक है, कहीं और से। उसने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको क्या बता रहा है? क्वेश्चन ये है, क्या यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क है? जी हाँ है। वही आपने देखा, नितिन ने धोखा दिया मुकेश को। और क्या डिफॉल्ट का रिस्क है? जी हाँ है, क्योंकि ये बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब अब यहां पर एक और चीज दिया है ऑप्शन नंबर सी में, सीवियर डिफॉल्ट बाय नितिन। यहां तक तो ठीक है, कहता है सब्जेक्ट टू सेबी रिड्रेसल, क्योंकि ये बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सेबी का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 कट गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए काउंटर पार्टी रिस्क एंड डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट
है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये ऑप्शन का क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हुआ चलो। On exercising immediately in the option, if the option holder earns a positive inflow, the option is said to be in favor or dash, whereas if there is a negative inflow, the option is said to be not in the favor or dash। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ऑप्शन बायर को राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता। ठीक है। अब ये राइट काय की है, इट इज राइट टू एक्सरसाइज। ठीक है। तो यहां पर एक्सरसाइजिंग आई मतलब आप ऑप्शन के बायर हो। यहां पर लिखा भी है होल्डर ऑफ द ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन के बायर हो। तो ऑप्शन बायर का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए रिलायंस 1400 रुपए का चल रहा है स्पॉट में। अब आप तीन तरीके से आप ऑप्शन में पोजीशन बना सकते हो, तीन तरीके से। एक आप ये कह सकते हो, कहने की बात है इसको समझिएगा, एज अ कॉल ऑप्शन बायर। सपोज एग्जांपल कॉल का दे रहा हूं। कॉल ऑप्शन बायर में आप कहते हो कि मैं भविष्य में स्टॉक को खरीदूंगा। तो आप कहते हो 1400 का स्पॉट चल रहा है, मैं जब भी खरीदूंगा मैं 1400 के प्राइस पे ही खरीदूंगा। ये हुआ सिनेरियो नंबर 1। इसके बाद में अगला सिनेरियो होता है, जैसे देखिए ए, एक और सिनेरियो होता है, मैं कहता हूं मैं जब भी खरीदूंगा मैं 1450 के रेट पे लूंगा। ये मेरी स्ट्राइक है ना। जब भी खरीदूंगा मैं 1450 के रेट पे खरीदूंगा। और एक और चीज है जो कहता है मैं 1300 में खरीदूंगा। ठीक है। अब ये तीन अलग अलग सिनेरियो है। इन तीनों सिनारियों को हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपका इंक का कलर चेंज कर देता हूं। इससे क्या होगा, आपको इजीली डिफरेंशिएट हो पाएगा ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखिए ऑप्शन ए में क्या हो रहा है। अगर मैंने एक्सरसाइज किया मतलब मैंने अपना वादा पूरा किया और मैंने कहा कि भाई मुझे दो, स्टॉक दो। तो 1400 रुपए में मैं मांग रहा हूं और रेट क्या चल रहा है, 1400 रुपए। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देर इज अ जीरो, जीरो कैश फ्लो, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब भी जीरो कैश फ्लो होगा ये सिनेरियो कहलाएगा एट द मनी। ठीक है। अब अगला सिनेरियो देखिए, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 1400, और मैंने किसने पे लेने को तैयार हो गया हूँ, 1450। तो अगर मैंने 1450 में लिया तो मुझे 1400 देने पड़ेंगे या उससे ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो जब मैं ये 50 रुपए ज्यादा दूंगा तो इट विल बी टर्म्ड एज आउटफ्लो, है ना। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक। अब आ जाते हैं इस पे। अगर मैंने 1300 में खरीदने को तैयार हूं और रेट है 1400 का, ये वाला जो सिनारियो होता है इसमें इनफ्लो दिख रहा है और ये कहलाता है इन द मनी। ध्यान रखिए हम कॉल के हिसाब से समझ रहे हैं। अब वापिस से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन एक्सरसाइजिंग इमीजिएटली, इफ द ऑप्शन होल्डर अर्न्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, ठीक है, या इनफ्लो। तो पॉजिटिव इनफ्लो कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी किस में है, इन द मनी में है। ठीक है। सो ऑप्शन इज सेट टू बी इन द फेवर ऑफ इन द मनी, पहले आएगा इन द मनी। फिर कह रहा है अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, वो होगा आउट ऑफ द मनी। तो देखिए इन द मनी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन आउट ऑफ द मनी सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, दूसरा तो एट द मनी है तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। तो देखिए आपको इस तरीके से इन पॉइंट्स को समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। In the futures contract, all the terms of the contract are decided by dash, whereas the prices are decided by dash। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब एक्सचेंज।
ठीक है, तो पहला होगा एक्सचेंज, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। पहला ए है, बाद वाला बी है, ना कि बी एंड ए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Question number 5. Mr. X bought a futures contract on May 7, 2018 when the Nifty was futures was trading as 10,100. He paid an initial margin at the rate of 10% charged by his broker. At the end of the day, Nifty futures contract closes as 10,225. Calculate his benefit point and net gain for the day. तो अब देखिए 10,100 था, ये बंद हुआ 10,225 पे, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 125 पॉइंट प्लस। 125 पॉइंट प्लस इसी पॉइंट पे है और कहीं पे है नहीं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके अलावा निफ्टी का लॉट साइज क्योंकि 65 का है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8125 आ जाएगा। सो कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हो, टाइम बचाना चाहें तो भी आप टाइम बचा सकते हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन डैश, वेयर एज अ पुट ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन डैश। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं। 14, वापिस से सेम एग्जांपल रख रहा हूं, रिलायंस का स्पॉट कॉल ऑप्शन अगर आपका बाय है तो इन द मनी होने के लिए इसे सपोज एग्जाम्पल के लिए 1300 का स्ट्राइक यूज करना पड़ेगा। ये है कॉल का स्ट्राइक फॉर इन द मनी। ठीक है, और 1500 का स्ट्राइक होना होगा फॉर पुट ऑप्शन। ठीक है। सो तो आप एक चीज को देखिए, मेरे लिए कॉल के केस में क्या हुआ? स्पॉट प्राइस इज इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, लेकिन पुट के केस में क्या हो रहा है? माय स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यही बात कर रहा है, और ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर जो कह रहा है बोथ ए एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज अ प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू exchange an underlying asset at a certain future date for a particular price. These are negotiated over the counter. तो ये वर्ड हो गया ओवर द काउंटर। ठीक है, तो ये जो ओवर द काउंटर हो रहा है, इट इज बाय डन बाय टू पार्टीज, तो दिस इज बेसिकली द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजिशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इन जून एक्स वाई जेड फ्यूचर्स। कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर दिया है, देखिए किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको ये बताया कि उसका मल्टीप्लायर 50 का है, यानी इसका लॉट साइज जो होगा वो मुझे निकलेगा 50 से मल्टीप्लाई करके। किस पे किया है? 3400 पे मैंने शॉर्ट किया है। जब आपने इस पोजीशन को क्लोज किया, यू रियलाइज दैट यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग एक्शंस वुड हैव इनेबल्ड यू टू जनरेट दिस प्रॉफिट, यानी आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको ये मिला होगा? तो सबसे पहली चीज, आपने 3400 में सेल किया है। सेल किया है मतलब प्राइस कहाँ जाएंगी? प्राइस नीचे की तरफ जाएंगी। देखिए लिखा है आपका क्लोजिंग एक्शन क्या होगा, राइट? आपका क्लोजिंग एक्शन क्या होगा? क्योंकि आपका क्लोजिंग एक्शन होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट किया है, शॉर्ट, तो आपने तो पहले सेल किया है ना। तो अगर आपने सेल किया है तो आप इसे कवर करोगे बाय करके, आप कवर करोगे बाय करके, तब ना जाके आपका प्रॉफिट होगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करते टाइम करना है 3400 पे सेल, तो आप नीचे जाके इसे बाय करोगे। बाय करोगे तो आपका ये सेलिंग सेलिंग कैंसिल हो गया, अब बचा बाइंग। ठीक है, अब हमको ये समझना है हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ 10,000 का, और लॉट है 50 का। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने 200 पॉइंट नीचे जाके इसको कवर किया।
तो 3,400 का 200 पॉइंट नीचे कितना होगा? 3,200। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3,400 में बेचा, 3,200 में खरीदा, 200 पॉइंट आपने कमाया, 50 का लॉट साइज है, तो आपकी 10,000 की कमाई हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ शेयर? इफ द कैश प्राइस इज 750, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी इज 6 मंथ्स फ्रॉम डेट, एंड द मार्केट रेट इज 12%। तो हमें इसे सिंपली करना है, देखिए लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे सिंपली करना है। 12 महीने का 12% है, तो 6 महीने के क्वेश्चन है, तो कितना परसेंट होगा? तो ये होगा 6%। ठीक है, तो अब सिंपली हमें करना है 750 का 106% निकालना है। लेकिन इजी तरीका ये है, मैं 750 का पहले 6% निकाल लेता हूँ। तो जब मैं 750 का 6% निकालने के लिए जाऊंगा, तो ये आएगा 4,500/100, दैट मीन्स 45। ठीक है, अब 750 है, 45 उसका कॉस्ट ऑफ कैरी है, तो प्राइस कितनी होनी चाहिए? 795। वो आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 795। क्वेश्चन नंबर 10, यू सोल्ड अ पुट ऑप्शन ऑन अ शेयर। अब देखिए पुट ऑप्शन कहता क्या है? पुट ऑप्शन बायर कहता है प्राइस नीचे जाएगी, और पुट ऑप्शन सेलर कहता है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगी। ऐसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट वॉज 245, तो ये हो गया 245 का स्ट्राइक हो गया। एंड यू रिसीव्ड अ प्रीमियम, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हो, आपको 49 रुपीज मिल गए। अब बोल रहा है कि अब आपने थियोरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस ऑन दिस पोजीशन। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप पुट ऑप्शन सेलर हो, सेलर। पुट ऑप्शन सेलर गलत कब होगा? जब वो कहेगा कि प्राइस नीचे नहीं जाएंगी, 245 के नीचे नहीं जाएंगी, और प्राइस एक्चुअली 245 के नीचे जाती है। तो अगर प्राइस 245 के नीचे जाती है तो कहां तक जाएंगी? जीरो तक जाएंगी। तो इन्हें टोटल लॉस कितना होगा? 245। ठीक है, लेकिन ये जो इनकी ऑलरेडी इनकम होके बैठी है, वो तो आप उसको एडजस्ट करोगे ना 49 को। तो जब आप इसे एडजस्ट करोगे, तो ये निकल कर आएगा 245 में से, जब ये निकल कर आएगा ये होगा 49। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपको आएगा 196। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये 50 में से 10 तक हम कर चुके हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक करते हो, और चीज़ों को सिंपल रखते हो, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप, वापस से मैं कह रहा हूँ, अगर आप NISM सीरीज 8, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव है, अगर आप उसका एग्जाम दे रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपको 500 क्वेश्चन मिले जो आप एक बार में प्रिपेयर कर सको कुछ इसी फॉर्मेट में, और उसके बाद में आप एग्जाम दो, एक बार में एग्जाम को क्लियर करो, या इससे भी ज्यादा, अगर आप 3 एग्जामिनेशन एक बार में क्लियर करना चाहते हो, और 3 एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करना चाहते हो, वो होता है इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जिसे हम कॉमन डेरिवेटिव कहते हैं, सीरीज 13। अगर आप उसे भी क्लियर करना चाहते हो, तो हर सेट में 500 500 500, यानी टोटल 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन का कोर्स हमने रेडी करके रखा है। सारे के सारे MCQ हैं, नो चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ओनली एंड ओनली MCQ, रियल फील्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज 286, 260 स्ट्राइक कॉल इज कोटेड एट 45, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? तो याद रखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बाय हाउ मच यू आर इन द मनी। तो हमारा स्ट्राइक है 260, स्पॉट है 286। तो आप कहाँ पे हो? आप इन द मनी हो। आप इन द मनी हो, कितने से इन द मनी हो? जो गैप है, गैप कितने का है? 26 का। सो द करेक्ट आंसर इज IV इज 26। बट मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, तब आप क्या करते हैं?
तब आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला पुटअप करना पड़ता है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। प्रीमियम क्या है, आईवी प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रीमियम हमारा 45 है, आईवी हम निकाल चुके हैं 26, तो टीवीएम कितनी होगी। तो अब जब आप इसे इधर लेकर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 26, वो बचा टीवीएम यानी 19। देखिए घुमाने के लिए एक 19 भी ऑप्शन है, बट ये टीवीएम है ना कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, करेक्ट आंसर 26 ही है। बट मैंने आपको एक वेरिएशन बता दिया ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप क्लियरली उस एग्जाम को एक बार में दे पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। Three call series of XYZ stocks, January, February, March are quoted. Which of these will have the lowest option premium? यानी स्ट्राइक सबका सेम है। सपोज मैं एक बात बताता हूँ, रिलायंस है, स्पॉट चल रहा है 1400, मैंने स्ट्राइक भी चूज कर लिया 1400। ठीक है, अभी एक है जनवरी महीना, एक है फरवरी महीना और एक है मार्च महीना। तो याद रखिए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, अगर स्पॉट 1400 है और ये भी 1400 है, ये 100 रुपीज इज द प्रीमियम। जो फेब्रवरी होगा वो जनवरी से ज्यादा होगा यानी 150, और जो मार्च होगा वो फेब्रवरी से ज्यादा होगा यानी 200। क्वेश्चन पूछ रहा है लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम, सो लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम विल बी ऑप्शन नंबर ए, जनवरी। अब ये क्यों होता है, याद रखिए प्रीमियम में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू मनी बेसिकली होता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर आपका जनवरी विल बी योर लोएस्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो याद रखिए डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है एंड रो है। इसमें से जो नीचे के तीन है ना बहुत इजी हैं। जब भी टी, टी आई टाइम, वी यानी वोलाटिलिटी एंड रो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपसे भी पूछा है इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, आर यानी रो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रो। क्वेश्चन नंबर 14। इफ यू सेल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, देखिए पुट ऑप्शन आप सेल कर रहे हो यानी आप कह रहे थे कि प्राइस नीचे नहीं जाएगी। 245 का स्ट्राइक है एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज आपको मिले हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम गेन दैट यू कैन मेक हैव ऑन एक्सपायरी। तो जो ऑप्शन सेलर होता है उसका जो जो मैक्सिमम गेन हो सकता है वो हो सकता है प्रीमियम। और प्रीमियम कितना है, 40। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 40। Question number 15. A trader has bought 100 shares of XYZ at rupees 780 per share. He expects the price to go up but wants to protect himself if the price falls. मतलब उसने 100 शेयर्स बाय करके रखे और उसको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो उसने बाय किए। अब लेकिन उसको डर है कि अगर नीचे आ जाए तब क्या करना है। ठीक है, ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज मोर देन 1000, मतलब वो 1000 रुपये, 100 शेयर है और वो 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं देखना चाहता, मैक्सिमम लॉस। ठीक है, ऑन दिस लॉन्ग पोजीशन व्हाट शुड द ट्रेडर डू। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे एक लिमिट सेल ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। 780 का 770 पे वो नहीं कर सकता क्योंकि वो 780 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिमिट है ना। प्लेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर ऑफ 100 शेयर्स एट 770 एग्जैक्टली। उसे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाना पड़ेगा 100 शेयर का, 770, 10 रुपए नीचे, 1000 रुपए का ही उसका मैक्सिमम लॉस होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 16. Trader A wants to sell 20 contracts of August series at 4500 and trader B wants to sell 17 contracts of September series at 4550. Lot size is 50 for both this contract. Initial margin is fixed at 6%.
हाउ मच इनिशियल मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ दिस इन्वेस्टर्स, सम ऑफ इनिशियल मार्जिन ऑफ ए एंड बी, सब बता दिया आपको। अब देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है, बताए 4500 × 20, ठीक है। अब आप करोगे तो ये आएगा 90,000, ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है 17 × 4550, ठीक है ना। तो 4550 × 17, तो ये आएगा आपका 77,350, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आएगा 167350, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, क्योंकि 50 का लॉट साइज है। तो जब आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 836750, ये होगी इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिस पे आपको मार्जिन लगाना है। और मार्जिन कितना है, 6%। तो 6% of this will come as 5,02,050। ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें और कुछ करने का नहीं है। 20 लॉट बेचा गया है, मैंने उसको 4500 से कर दिया। उसका 17 लॉट है, उसको बेचा है, उसको मैंने 45500 से कर लिया। ये तो लॉट लॉट की हुआ ही ना, लेकिन मेरे को तो मल्टीप्लायर भी रखना है 50 का, फिर मैंने उसको क्या कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आया वहां पर मैंने 6% निकाल दिया, ठीक है। So the correct answer is option number B. Question number 17. Formula for computation of option premium is, मैंने आपको पहले ही बताया, IV प्लस TVM, ठीक है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18. डैश ऑप्शन हैव जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। याद रखिएगा, एक ही ऑप्शन होता है जिसकी पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो होता है आईटीएम। बाकी बचा एटीएम एंड ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, एटीएम एंड ओटीएम। क्वेश्चन नंबर 19. मैक्सिमम गेन फॉर ऑप्शन सेलर इज इक्वल टू द प्रीमियम रिसिप्ट, सही बात है। एज लॉन्ग एज स्पॉट स्टेज अबव स्ट्राइक प्राइस, वेर इज मैक्सिमम लॉस कैन बी अनलिमिटेड when the spot price starts moving above the break even point. Correct, true or false? तो correct answer is true. क्वेश्चन नंबर 20. द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर शॉर्ट कॉल ऑप्शन क्या होगा। इस इधर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट कॉल का और पुट का होता है, बाइंग एंड सेलिंग का नहीं होता। तो ये आपको घुमाने के लिए दिया है, शॉर्ट कॉल, ठीक है। इसका होता है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, इसका होता है स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। कॉल खरीदोगे तो भी, कॉल बेचोगे तो भी, पुट खरीदोगे तो भी और पुट बेचोगे तो भी। तो अब आप देख लो स्ट्राइक प्लस प्रीमियम कहाँ पे है, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम पेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 21. Dash refers when professional make unnecessary and excessive trader in customer account for the sole purpose of generating commission. That means buying, selling, buying, selling, buying, selling continuously चल रही है, इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है churning. So the correct answer is option number A, churning. Question number 22. If there is not much price movement, OTM option will be beneficial to the seller. Option number A. इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए बिड प्राइस है 925 और आस्क प्राइस है 926। एक और सिनारी हो सकता है जहां पे बिड प्राइस है 925 और आस्क प्राइस है 930। तो जब आप खरीद के तुरंत बेच रहे हो और सिर्फ 1 रुपए का गैप आ रहा है, और एक बार में आप जब खरीद रहे हो 930 में, बेच रहे हो 925 में, बड़ा गैप आ रहा है, यानी ये लिक्विड है और ये इलिक्विड है, ठीक है। तो यहां पर इम्पैक्ट कॉस्ट लो है, यहां पर इम्पैक्ट कॉस्ट
हाई है। ठीक। सो याद रखिए, इम्पैक्ट कॉस्ट लो कब होता है? जब लिक्विडिटी हाई होती है। वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी इज हाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 24. In index futures, if near leg of the calendar expires, further leg becomes a regular open position. तो सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, आपने जनवरी का निफ्टी बाय किया और फेब्रवरी का निफ्टी आपने सेल किया। अभी क्या हुआ, जनवरी एक्सपायरी आई और ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, कट गई। तो अब फेब्रवरी की पोजीशन क्या बन गई? इट बिकम अ रेगुलर ओपन पोजीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। डैश इज क्रिएटेड बाय शॉर्टिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो याद रखिए, जब आप कॉल को बाय करते हो और वही कॉल पुट को बाय करते हो, ये कहलाता है लॉन्ग स्ट्रैडल। अगर आप उसी को सेल कर देते हो तो ये कहलाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। और इसका सबसे बढ़िया हिंट होता है शॉर्ट वर्ड, क्योंकि आप सेल कर रहे हो ना। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। डैश इज द मिनिमम मूव अलाउड इन अ प्राइस कोटेशन, दैट इज द टिक साइज। टिक साइज होता है कि 400 का स्टॉक 401 जाएगा, कि 400 का स्टॉक 400 रुपये 10 पैसे जाएगा। जो भी उसकी टिक साइज होती है, उतना ही प्राइस वो मूव कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। As expiry maturity of futures contract approaches, spot and futures prices tend to become same. This is known as convergence. दोनों जो प्राइस होती है ना, स्पॉट की प्राइस और ये जो फ्यूचर्स की प्राइस है, वो मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। इफ फ्यूचर्स प्राइजेस आर लोअर देन द स्पॉट प्राइस। फ्यूचर्स प्राइस, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखिए ये हुआ। ठीक है। अब बोल रहा है फ्यूचर्स प्राइजेस, ये है स्पॉट का प्राइस, और ये कह रहा है कि फ्यूचर्स का प्राइस इसके नीचे चल रहा है। तो ये फिनोमेना कहलाता है बैकवर्डेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्डेशन। क्वेश्चन नंबर 29। कॉन्ट्ररी टू ओटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड डैश। इसी के अलग से एक्सचेंज ट्रेडेड कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, जी हाँ। प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थ्रू अनोनिमस ऑक्शन, जी हाँ। अ क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, जी हाँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द above. Question number 30. Cost of carry model states that futures price spot plus cost of carry होती है। Correct answer is option number A. Question number 31. Spread created by using those options having same expiry but different strike price. सेम एक्सपायरी है लेकिन स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ। सपोज निफ्टी चल रहा है 23,300, इसका कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, और 23,500 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया। मैंने बनाया है बुल कॉल स्प्रेड। अब ये स्प्रेड एक लाइन में देखिए, 23,300 23,500 एक लाइन में। तो इसे कहा जाता है वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। इन केस ऑफ लॉसेस ऑन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ। अगर मान लीजिए आपको लॉस हो गया और आपने अभी तक और कोई प्रॉफिट नहीं है सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। तो कितने असेसमेंट ईयर तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? ठीक है, तो वो होता है अगेंस्ट फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 8 ईयर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। Question number 33. Under dash category of membership entities, a member to execute trade on his own account as well as client's account is known as TCM. ट्रेडिंग काम, ओ सॉरी, यहाँ पे क्लियरिंग वर्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ये होगा वो ट्रेडिंग मेंबर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिंग मेंबर। देखिए ऐसे ही गलतियां होती हैं, इसे हमें बचना है।
क्वेश्चन नंबर 34. Mr. A had bought 300 shares of Reliance and wants to protect himself if the price falls. Which of the below option will be preferred? 300 शेयर्स बाय कर लिया है और जब प्राइस गिरे तो उससे बचना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लेस अ लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर। Question number 35. Dash permits the use of mathematical program and computers to generate and execute orders in the market with electronic access and do not require human intervention. तो ये होता है algorithmic trading. Option number C, algorithmic trading. 36. On September 22, 2019, Akira went to Goldsmith to order gold for her birthday, which was 1 month later on 25th October. The goldsmith quoted a rate of 48,950 for 10 grams of gold as on September 22nd, and she agrees to buy the gold and went away. Later on, she comes back on 25th October to the goldsmith. Gold market price is 50,000, pays him 48,950 and collects her gold. The above exchange between the goldsmith and Akira is a classic example of। तो अकीरा ने किया क्या? एक महीने बाद उसका बर्थडे 25 अक्टूबर को वो पहुंचती है गोल्डस्मिथ के पास। उसने गोल्डस्मिथ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसका कर लिया? कि भाई मैं 4895 में मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगी। 25 अक्टूबर को आती है, 48,950 देती है और गोल्ड लेकर चले जाती है जो 50,000 में ट्रेड हो रहा है। तो मान लीजिए अकीरा ने कॉन्ट्रैक्ट किया काय का? खरीदने का, यानी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। और गोल्डस्मिथ ने क्या किया? बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉन्ग भी हुआ, शॉर्ट भी हुआ, लॉन्ग बाय अकीरा एंड शॉर्ट बाय गोल्डस्मिथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। Question number 37. Unsystematic risk is a component of price risk that is unique to a particular event. Yes. Related to specific security. Yes. Can be reduced through diversification. Yes. So correct answer is all of the above. यहाँ पे समझने वाली बात यह है, सिस्टमैटिक रिस्क होता है कोरोना जैसा एग्जाम्पल, है ना, जिसमें एवरीथिंग कैन फॉल। ठीक है। और अनसिस्टमैटिक में क्या होता है? अनसिस्टमैटिक में होता है स्पेसिफिक सेक्टर हो या कंपनी हो या कंट्री हो, एनीथिंग स्पेसिफिक टू समथिंग। अगर आपने उसको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो आप उससे बच सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38। मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज एप्लीकेबल टू ओनली बायर्स? नहीं। ओनली सेलर्स? नहीं। बोथ बायर्स एंड सेलर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ बायर्स एंड सेलर्स। Question number 39. Due to various risks involved in derivatives market, market participants who wish to trade in derivative products are advised by their broker to carefully read the document given to them at the time of signing the agreement. The document is known as, it is known as model risk disclosure document. Correct answer is option number D. Question number 40. A trader is bearish on a specific company but bullish on the market. What strategy he should take to have an advantage? तो उसे स्पेसिफिक कंपनी को सेल करना पड़ेगा और मार्केट को बाय करना पड़ेगा। सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, सेल द इंडेक्स, नो। बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, नो। सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड बाय द इंडेक्स फ्यूचर्स। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ना लिख रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो ये आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है। जितना आप करोगे तो आपकी माइनस मार्किंग बचेगी। मैक्सिमम लोग फेल होते हैं बिकॉज ऑफ द माइनस मार्किंग। ठीक है। तो माइनस मार्किंग आपकी बचेगी। एंड एक और चीज़ है जो मैंने आपको कहा कि अगर मैंने सारे, देखिए अगर एनआईएसएम का कंटेंट देखेंगे ना, तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल में। आपको कमोडिटी डेरिवेटिव्स के वीडियोस मिलेंगे, आपको पीएमएस एग्जामिनेशन के वीडियोस मिलेंगे, करेंसी के मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के मिलेंगे,
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के मिलेंगे, इक्विटी डेरिवेटिव्स के मिलेंगे। मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जामिनेशन को एक बार में क्लियर करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, एमसीक्यू को बहुत तरीके से करना है, तो आप हमारे 500 और 1500 वाले एग्जामिनेशन एमसीक्यू को परचेज भी कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर यूज टू मेजर चेंज इन टॉप 50 लार्ज कंपनीज, जी हाँ। चेंज इन द इकोनॉमी इन जनरल, जी हाँ। ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, जी हाँ। तो यहां पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 42. A need to create a stock index was to provide market participant with the information regarding average share price movement in the economy, overall behavior of the equity market, the returns to be obtained by typical portfolio. That is the benchmark of portfolio performance. So the correct answer is option number D, all of the above. Question number 43. Over the last 4 decades, derivative market has seen a phenomenal growth. The factor driving the growths were increased fluctuation in underlying asset price in the financial market, जी हाँ। Reduction of transactional cost, जी हाँ। Innovation in derivatives market and wide acceptance globally, जी हाँ। So the correct answer is option number D, all of the above. Question number 44. बीटा ऑफ वन मीन्स, तो ये बीटा क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए इंडेक्स 10% से बढ़े और आपका स्टॉक भी 10% से बढ़े, तो उसे कहते हैं बीटा ऑफ वन। सो द एक्सपेक्टेड चेंज विल बी लेस देन द परसेंटेज चेंज, नो। विल बी मोर देन, नो। विल बी डबल, नो। विल बी इक्वल, 10 और 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द expected change in the stock price will be equal to the percentage change in index. Question number 45. Which of the following complaints can be taken up by the exchange for redressal? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, अब ये चीज याद रखिए, कैन बी टेकन अप है ना। क्लेम्स ऑफ नॉशनल लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं हो सकता। कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू ट्रेड्स नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज बाय द कंप्लेनेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हुआ है। इसके बाद में आ रहा है क्लेम्स ऑफ सब ब्रोकर और द ऑथराइज पर्सन फॉर प्राइवेट कमर्शियल डीलिंग। प्राइवेट डीलिंग किया है आप लोगों ने आपस में, तो उसकी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज हुआ है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर इज एंटर्ड, द ट्रिगर प्राइस हैज टू बी। अब देखिए, अगर आपने 500 में बाय करके रखा है और प्राइस नीचे आ रहा है और आपने 450 में एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाया है, तो आपको इसके ऊपर यानी 455 में ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक, तो अभी इसके ऑप्शंस को समझते हैं। ट्रिगर प्राइस जरूरी नहीं कि आएगा, ठीक है ना, फिर भी जब एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाते हैं तब क्या होगा? हायर ट्रिगर प्राइस जो है हैज टू बी हायर। ट्रिगर प्राइस क्या है? हायर देन द करंट मार्केट ऑफर प्राइस, नो। हायर देन द करंट बिड प्राइस, नो। लोअर देन द करंट मार्केट ऑफर प्राइस। 500 से तो छोटा ही है ना 455, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Question number 47. Irrespective of the type of option, the option value is directly proportional to uh, volatility and strike price, intrinsic value and strike price, time to maturity and intrinsic value. Correct answer will be option number C. Question number 48. The future value of a 10,000 rupees investment done today, which gives an annual return of 10%, after 2 years will grow at 20% से उसे ग्रो करना है। ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग लग रहा है ना, तो याद रखिए 100 रुपये जब 10 रुपये का रिटर्न देगा तो 110 बनेगा, और 110 जब 10 रुपये का रिटर्न देगा तो 121 बनेगा। तो 10,000 जो होगा वो होगा 12,100। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 49, द बेस्ट सेल ऑर्डर इज विथ द लोएस्ट सेल प्राइस, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ये है 500 का बिड, ये है 501 का बिड, बिड आस्क का। अब इसके बाद ये आता है 499, ये आता है 498, ये आता है 497, ये आता है 496। ये होगा 502, ये होगा 503, ये होगा 504, ये होगा 505। तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, इट इज द लोएस्ट सेल प्राइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, a trader sells lower strike price call and buys higher strike price call, both of the same script and expiry. This strategy is, यहां पर ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कॉल लिया 500 का, 550 का और 450 का। ठीक है, अब यहां का कॉल बाय किया, यहां का कॉल सेल किया। ठीक, तो ये तो बन जाएगा बुल कॉल स्प्रेड। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको सेल कर दूं, इसको बाय कर दूं, क्योंकि देखिए यहां लिखा है सेल द लोअर स्ट्राइक, ये दोनों में लोअर तो 500 है, आपने सेल किया, तो ये क्या बना, बेयर कॉल स्प्रेड। ठीक है, अब अब मैंने इसे सेल किया पुट ऑप्शन एंड इसे बाय किया पुट ऑप्शन, तो ये क्या बना, बेयर पुट स्प्रेड। तो ये बेयर कॉल स्प्रेड, ये बेयर पुट स्प्रेड, तो बेसिकली इट इज अ बेयर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बेयर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इक्विटी डेरिवेटिव्स के आपको हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो।